गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको आज रासायनिक बलगठकी के विषय में बता रहा हूँ। मैं राजीव कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। हम शुरू करते हैं रासायनिक बलगठकी। केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम रासायनिक बलगठकी का परिचय देते हैं। काइनेटिक्स जो शब्द है ये ग्रीक शब्द काइनेसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गति। अर्थात इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के गति के विषय में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी संपादित होती हैं तो क्रियाकारी पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया किस दिशा में संभाव्य होगी उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अभिक्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा में कमी जिस ओर होती है अभिक्रिया उस ओर संपादित होती है। अर्थात मुक्त ऊर्जा का मान लेस देन 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं कोई क्रियाकारी पदार्थ, ये क्रिया करता है तो उत्पाद देता है। अब इस उत्पाद में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से डेल्टा जी इज लेस देन 0 होना चाहिए, जहाँ पर डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है। अगर हम गिब्स मुक्त ऊर्जा पूरे को लें तो इसका मान डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा है, डेल्टा एच यहाँ पर ऊष्मांश है और डेल्टा एस ऊष्मा अंश में परिवर्तन और डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है। इस प्रकार से यदि डेल्टा जी का मान लेस देन 0 हो जाए, मतलब ऋणात्मक में चला जाए, तो जिस ओर ये ऋणात्मक में होगा अभिक्रिया उस ओर संभाव्य होती है। इस प्रकार से ऊष्मागतिकी का सिद्धांत यह बताता है कि क्रियाकारी पदार्थ जब उत्पाद बनाता है तो वो किस ओर अभिक्रिया प्रोसीड करेगी। परंतु जैसा काइनेसिस का अर्थ है गति, इसका में रासायनिक अभिक्रियाओं के गति का निर्धारण हम काइनेटिक्स के द्वारा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के गति
क्रियाविधि तथा अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रण व उत्प्रेरक का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इस तरह से किसी रासायनिक अभिक्रिया के गति या दर, अभिक्रिया की क्रियाविधि, किस तरह से उनके बंध टूटते हैं, किस प्रकार से उनके बंध बनते हैं, उन अभिक्रियाओं पर ताप, दाब, सांद्रण और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन भौतिक रसायन की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अभिक्रिया की दर के आधार पर हम किस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर का निर्धारण होगा और किन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का निर्धारण नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम अभिक्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं को की दर के निर्धारण के आधार पर हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, अभिक्रियाओं की दर के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। किसमें अभिक्रियाओं के दर का या रेट का या गति का हम निर्धारण करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया जा सकता है। पहला है अति तीव्र अभिक्रियाएं, या इसको हम तीव्र अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। दूसरा अति मंद अभिक्रियाएं, और तीसरा मध्यम या मंद अभिक्रियाएं। हम अब पहले पे फोकस करते हैं। तीव्र अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जो तुरंत संपादित हो जाती हैं उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तीव्र अभिक्रियाओं में जो समय लगता है 10⁻³ सेकेंड में ये अभिक्रियाएं संपादित हो जाती हैं। अभिक्रिया संपादित होती है, जैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया, अवक्षेपण की अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया इत्यादि बहुत तेजी के साथ संपादित होती हैं, जिसमें बहुत ही कम समय लगता है। और कम समय लगने के कारण
इनके वेग का निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता। अर्थात तीव्र अभिक्रियाएं जहां संपादित होंगी वहां पर अभिक्रियाओं की दर या अभिक्रिया की वेग का निर्धारण संभव नहीं होता। जैसे हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट, पहला उदाहरण हम देते हैं आपको, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AQ अगर हम NaCl का विलयन मिलावें तो ये आयनिक आयन में है, आयनिक अभिक्रियाएं संपादित होती हैं और सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप आपको प्राप्त होता है प्लस NaNO3। ये AQ में चला जाता है, ये सॉलिड में आपको प्राप्त हो जाता है। इसका जो अवक्षेप होता है ये सफ़ेद अवक्षेप आपको मिलता है। ये तुरंत अभिक्रियाएं संपादित हो जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है KBr प्लस AgNO3 अगर पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालें तो ये भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं और K प्लस NO3 माइनस, सॉरी साफ लिख देते हैं, K प्लस NO3 माइनस ये AQ अब प्लस Ag प्लस Br माइनस, इसका हल्का पीला अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। सॉलिड में ये आ जाएगा हल्का पीला अवक्षेप। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। तो जो अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण संभव नहीं होता। हम दूसरा भाग इसका लेते हैं अति मंद अभिक्रियाएं। दूसरा भाग है अति मंद अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि महीनों का या वर्षों का समय लग जाता है। इतनी ज़्यादा मंद गति से संपादित होती हैं कि उनका भी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर निर्धारित कर पाना संभव नहीं होता। जैसे हम उदाहरण लेते हैं लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन, चलो होता क्या है कि लोहा प्लस वायु में, ये आपका वायु है, इसके संपर्क में जब आता है तो जंग का निर्माण होता है। जंग का सूत्र फेरिक ऑक्साइड XCH2O, ये जंग लग जाता है। इसकी क्रिया विधि हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। FeS इक्वल टू Fe डबल प्लस AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लें OP में तो ये प्लस 0.44 वोल्ट हमको मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन वायु तथा हाइड्रोजन आयन के, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के 2s2o में परिवर्तित हो जाता है।
इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +1.23 वोल्ट होता है। इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इसका मान पॉजिटिव हो जाता है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे तो यही निगेटिव हो जाता है। इस तरह से अगर हम लें तो ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लेंगे तो ये पूरा ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पे ये रिएक्शंस इस तरह से संपादित हो जाता है। चूँकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इसलिए इसमें हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बैलेंसिंग इक्वेशन हो जाएगा 2Fes प्लस O2 प्लस 4H प्लस इज इक्वल टू 2Fe प्लस 2AQ प्लस 2H2O और ई नॉट पूरा मान बराबर हो जाएगा 1.67 वोल्ट पॉजिटिव में आपको मिलेगा, इसलिए ये जंग मिलता है। उसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर इसका मान पूरे टोटल का मान ऑक्सीडेशन ये है, रिडक्शन ये हो जाएगा, और टोटल मान अगर निगेटिव आता है तो वो अभिक्रिया संभाव्य नहीं होती। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये अभिक्रिया संभाव्य होती है। इसमें ये हाइड्रोजन आयन जो आप देख रहे हैं ये होता क्या है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देता है, और यही कार्बोनिक अम्ल डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। यही हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन को संपादित करता है। ये Fe आयन ऑक्साइड आयनों के साथ क्रिया करके Fe2O3 का निर्माण करता है। जो जंग है। बैलेंसिंग इक्वेशन हम ले सकते हैं AQ प्लस O2 प्लस 4H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस। इस तरह से हाइड्रोजन रिलीज होता जाता है और यही जंग के लगने का कारण हो जाता है, जिसका कलर भूरे रंग का होता है। यही Fe2O3 जल के साथ मिलकर के जंग का निर्माण कर लेता है, ये जंग हो जाता है भूरे रंग का। लेकिन इन अभिक्रियाओं में महीनों वर्षों का समय लग जाता है, फलस्वरूप इस अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन का निर्धारण भी संभव नहीं हो पाता। दूसरा एग्जाम्पल है H2 और O2 को उत्प्रेरक की अनुपस्थिति अगर रिएक्शन कराएं तो 2H2O जो जल है इसके निर्माण में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। फलस्वरूप इस अभिक्रिया के रेट ऑफ निर्धारण का भी संपादन करना संभव नहीं होता। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि बहुत तीव्र अभिक्रिया हो जाए अथवा बहुत मंद अभिक्रिया हो जाए तो उनमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर पाना संभव नहीं। चलो तीसरा प्रकार जो है, तीसरा प्रकार है मध्यम या मंद अभिक्रियाएं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं आणविक यौगिकों में संपादित होती है। जो अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं वही
इस प्रकार की क्रियाओं का संपादन करते हैं और उसमें अभिक्रिया मध्यम गति से होती है। इस कारण इनका वेग निर्धारण कर पाना संभव होता है। जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं। पहला, इक्षु शर्करा का प्रतिलोमन। इक्षु शर्करा को हम सुक्रोज भी कहते हैं, या वही साधारण बोलचाल की भाषा में चीनी। अगर इसको अम्लीय माध्यम में हम इक्षु शर्करा का जल अपघटन कराएं तो ये हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, लेकिन क्रिया में अधिक समय लगता है, मध्यम श्रेणी से होता है, मध्यम गति से होता है, इसलिए इसका वेग निर्धारण संभव हो पाता है। जैसे रिएक्शन इसके लिए जो होता है C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है आपका सुक्रोज, ये आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। दूसरा है, जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। क्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाता है, COCl2 विषैली गैस है ये। तीसरा उदाहरण है PCl5 डिसोसिएट होकर के PCl3 प्लस Cl2 में परिवर्तित होता है। इसी तरह से चौथा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं 2NO प्लस 2NO प्लस 2H2 इज इक्वल टू N2 प्लस 2H2O। ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं अमोनियम नाइट्राइड डिसोसिएट होकर के एक्यूबिलियन में ये N2 प्लस 2H2O। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, ये सब अभिक्रियाएं मध्यम गति से होती हैं और मध्यम गति से होने के कारण इसका वेग निर्धारण किया जा सकता है। इन अभिक्रियाओं के आधार पे आप देख रहे हैं कि अति तीव्र अभिक्रियाएं हों, अति मंद हों तो वेग का निर्धारण संभव नहीं है। लेकिन यदि अभिक्रिया मध्यम गति से होगी, जैसे ये 5 एग्जाम्पल हमने बताया आपको, उनमें अभिक्रिया के दर, उसको प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन सब का अध्ययन रासायनिक परिगति के आधार पर किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का वेग का आप निर्धारण करते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं अभिक्रिया की दर। कोई रासायनिक अभिक्रिया किस दर से संपादित होगी, इसके लिए हम देखते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में, इकाई समय में, एक निश्चित समयांतराल के इकाई समय में क्रियाकारी पदार्थ अथवा उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया की दर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई समय में किसी क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण को हम मोलर सांद्रण में लेंगे, सांद्रण में परिवर्तन
अभिक्रिया की दर कहलाता है। समय का 28 मिनट। अभिक्रिया की दर कहलाता है, अर्थात आप कह सकते हैं अभिक्रिया की दर, इस या इसी को हम वेग भी लिख सकते हैं, बराबर होगा क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रण का अर्थ यहाँ पर मोलर सांद्रण से है, और जो समय है उसको आप सेकेंड में या मिनट में ले सकते हैं। इस तरह से अभिक्रिया के दर का मात्रक हम निकाल सकते हैं। यहाँ मोलर सांद्रण से संबंधित है क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, मतलब मोलर सांद्रण में परिवर्तन, और मोलर सांद्रण माने मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और बटे परिवर्तन में लगा समय। तो ये भी समय आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, चाहे सेकेंड में ले सकते हैं या मिनट में ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या यही अगर मिनट में ले लें तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, अगर घंटे में लेंगे तो यही हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति घंटा। यदि अभिक्रिया, ये विलयन के लिए है, यदि अभिक्रिया आपकी गैसीय प्रावस्था में होती है तो उसके लिए गैसीय प्रावस्था में वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या वायुमंडल एटीएम मिनट इनवर्स के रूप में, या वायुमंडल काट दें